राइट डाउन द टॉपिक, नोट्स कॉपी में लिखना है आज तो, है ना। आज चैप्टर का अपन थीम समझेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। इस टॉपिक का नाम कोई भी अकेला डिसोल्यूशन नहीं बोलेगा। ध्यान दो, देखो मैं क्या समझा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप कभी भी ओनली डिसोल्यूशन वर्ड यूज नहीं करोगे, या आप कभी भी ओनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं बोलोगे। आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स बोलोगे या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स बोलोगे। उसके पीछे भी रीजन क्या एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। मेरी बात सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओनली डिसोल्यूशन कभी भी यूज नहीं करोगे वर्ड। क्या यूज करना है, या तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स या फिर क्या यूज करना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। You will never call only dissolution, you will never call only dissolution of partnership. इसके पीछे रीजन क्या है समझना। डिसोल्यूशन अगर आप बोलते हो तो पहली बात तो ये स्पेसिफाई नहीं करता कि डिसोल्यूशन किस चीज का है। अब डिसोल्यूशन किस चीज का है, इसका मतलब क्या हुआ, डिसोल्यूशन दो चीजों का हो सकता है, या तो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का हो सकता है या डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे पहले लिखा डिसोल्यूशन। तो जब भी अपन डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन किस किस का होगा, एक तो डिसोल्यूशन किसका, पार्टनरशिप का, दूसरा किसका होगा, पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म या फर्म एक बात है, ठीक है। सो डिसोल्यूशन कैन बी ऑफ पार्टनरशिप, पहले मैं लिख रहा हूं आप समझ लो, ठीक है ना, बाद में कॉपी करना। या फिर डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप फर्म्स का। बेटा अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी में जो हमने पार्टनरशिप में टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक्स थे। यानी कहने को आप डिसोल्यूशन हाफ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट आपने किसका डिसोल्यूशन नहीं पढ़ा, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं पढ़ा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, समथिंग कमिंग टू एन एंड इज डिसोल्यूशन। ठीक है ना, किसी भी चीज का अगर अंत हो जाए तो वो क्या है, डिसोल्यूशन। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज लिक्विडेशन। ठीक है, so dissolution means putting an end to something. Dissolution of partnership के समय कभी भी business end नहीं होता, business continues. But dissolution of partnership firm, देखो आगे firm लग गया, इसका मतलब business क्या होगा, बंद होगा। तो यहाँ पे जो business है वो shut down होगा, but यहाँ पे business shut down कभी भी नहीं होगा, business will go on forever. So what is dissolution of partnership? When the partnership is terminated, या when the partnership is liquidated on account of change in ratio, on account of admission of partner, on account of retirement of partner, on account of death of partner, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अभी तक अपन ने अकाउंट्स में क्या कवर करा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है बट जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो टूटकर नया एग्रीमेंट बन जाता है। जैसे अगर चेंज इन रेशियो होगा तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा और नया एग्रीमेंट क्रिएट होगा। तो नया एग्रीमेंट कैसे क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल पुराने एग्रीमेंट में रेशियो था 1:1:1, अब नया रेशियो है 3:2:1। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ और नया एग्रीमेंट क्रिएट हुआ। एडमिशन की बात करें तो पुराने एग्रीमेंट में पार्टनर्स एक्स और वाई थे, अभी 3 पार्टनर्स आ गए एक्स वाई जेड, तो पुराना एग्रीमेंट बंद हुआ, नया एग्रीमेंट क्रिएट हुआ। रिटायरमेंट डेथ के अंदर पार्टनर्स पहले ए बी सी थे, बी फर्म से बाहर चला गया किसी भी रीजन से, अब कौन रह गए, ए और सी। तो ए बी सी का एग्रीमेंट खत्म हुआ, किसके बीच में रह गया, ए और सी के बीच में एग्रीमेंट रह गया। बात समझ में आ रही है। तो एग्रीमेंट को तोड़कर नया एग्रीमेंट बनाना इज नोन एज व्हाट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमने कवर कर लिया एंटायरली। ठीक है, और फर्म को खत्म कर देना, एग्रीमेंट के साथ साथ फर्म को भी डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब आगे कभी बिजनेस ही ना कंडक्ट करना, तो वो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसलिए आपको बोल रहा हूं कि कभी भी ओनली डिसोल्यूशन वर्ड यूज नहीं करोगे, मिसलीडिंग है। या तो बोलोगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स या क्या बोलोगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वी ऑलरेडी डन। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे कैसे हो सकता है, इट कैन बी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रेशियोज। अब कॉपी करना स्टार्ट कर दो आप। ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रेशियोज, या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट
or death of a partner. पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का एक और नाम हो सकता है, वो एक और नाम है ऑल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है ना, इसका ये एक और नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो इंप्लाइज reconstitution of partnership. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा? ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड. ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड and a new agreement is entered into. And a new agreement is entered into. ठीक है, पुराना एग्रीमेंट खत्म किया जाएगा और साथ में एक नया एग्रीमेंट भी बनाया जाएगा हाथों हाथ. And a new agreement is entered into. The business continues as a going concern. Going concern मालूम है ना सबको? It is a principle whereby we assume कि जो हमारा बिजनेस है उसको शट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्लियर हो गया. ठीक है, डिटेल में अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में. अब हमारे चैप्टर के मेन थीम पर आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, जहां पे मतलब क्या हुआ? पुटिंग एन एंड टू ऑल द अफेयर्स ऑफ बिजनेस. Putting an end to all the affairs of business. It implies shutting down the business and making a settlement. Shutting down the business and making a settlement. The business as well as the agreement both will cease to exist. cease का मतलब end होना, CEASE. The business as well as the agreement both will cease to exist. CEASE. cease का मतलब end. Will cease to exist. Is the difference clear to everyone? Dissolution of partnership and dissolution of firms or dissolution of partnership firms. ठीक है,
तो हमारा चैप्टर का फोकस किस पे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स पे, नॉट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसके ऊपर बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ऑब्वियसली बात है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है। बहुत पॉपुलर थियरी क्वेश्चन है। कैसा लिखा आया? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज नोन एज डैश लगाकर, तो ऑप्शंस गिवन होंगे आपको, तो आप क्या बोलोगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो कंफ्यूजन एग्जाम में इसी चीज के ऊपर हो जाता है। हाँ जी, अब यहां पे आप लिखेंगे डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपने नोट्स हैं। अब देखो एडमिशन के टॉपिक में, रिटायरमेंट के टॉपिक में नोट्स इतने मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि वो नोट्स आपको बेसिकली लर्न ही हो जाते हैं इतने सारे पॉइंट्स करने के बाद में। जो इसमें नोट्स के अंदर मैटर करता है वो है एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट, क्योंकि वो डिफरेंट है बार बार, और एक कैपिटल का एडजस्टमेंट। बाकी सब कुछ आप नोट्स के बगैर कर सकते हो। ठीक है ना? जो ये वाला चैप्टर है अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, ये कंप्लीटली नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इसमें अपने नोट्स बहुत ज्यादा अपन लिखने वाले हैं, डिटेल में लिखने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप अकाउंटिंग कर पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। चैप्टर बहुत आसान है। मतलब अगर पार्टनरशिप में अगर अपन रैंकिंग करें, सबसे इजीएस्ट हो गया गुडविल, सबसे इजीएस्ट है, और मैं टफेस्ट मानता हूं फंडामेंटल्स, क्योंकि उसमें अपना बेस क्लियर करते हो। तो सबसे पहले आपका गुडविल आ गया, फिर उसके बाद में डिसोल्यूशन आता है, फिर उसके बाद में रिटायरमेंट, एडमिशन, एंड द लास्ट कम्स फंडामेंटल्स। मैं इसको टफेस्ट मानता हूं हमेशा फंडामेंटल्स को। ये मेरी सोच है, आपकी सोच डिफरेंट भी हो सकती है, बट फंडामेंटल्स वाकई में टफ टॉपिक है, क्योंकि उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो। वो क्लियर हो जाए फिर आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। इट हैज नो कनेक्शन विद एनी ऑफ द चैप्टर। ना कोई कनेक्शन फंडामेंटल से है, ना कोई कनेक्शन एडमिशन से है, ना चेंज इन रेशियो से है, क्योंकि इसकी थ्योरी डिफरेंट है एंटायरली। आप देखो ना, कुछ कनेक्शन लग रहा है आपको? नहीं ना, ये बिल्कुल एंटायर डिफरेंट चीज है, ये एंटायर डिफरेंट चीज है। तो कनेक्शन कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट अवे बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। बस आपको समझना है प्रोसेस को, और थोड़ा बहुत ना लॉजिकली सोचना है। देखो अभी तक तो अपन क्या है, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ में एक पर्टिकुलर थीम पर चलते जा रहे थे। वो थीम अपनी क्या थी? क्वेश्चन में कुछ आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, हमेशा आप क्या बना रहे थे? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। आपको इंप्लाइड है कि वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बट यहां पे रिवैल्यूएशन बन नहीं सकता, यहां बैलेंस शीट बन नहीं सकती। क्यों? बिजनेस खत्म करोगे तो बैलेंस शीट कहां से बनाओगे भाई? उल्टा आपको क्या करना है? बिजनेस तो फिनिश करना है। रिवैल्यूएशन करोगे क्या? रिवैल्यूएशन कब होता है? जब बिजनेस को आगे बढ़ाना हो, कंटिन्यू करना हो। यहां आप क्या कर रहे हो? बिजनेस को बंद कर रहे हो। समझ रहे हो ना? चैप्टर का थीम ही बदल गया ना बिल्कुल। तो कोई कनेक्शन पहले से तो है नहीं, बिल्कुल आपको नए सिरे से बातों को सोचना होगा। ठीक है ना? तो समझते हैं प्रोसेस को कि आपको डिसोल्यूशन में करना क्या है। आपको डिसोल्यूशन में अपनी बैलेंस शीट को फिनिश करना है, क्योंकि जैसे ही आपने बैलेंस शीट को फिनिश करा, इसका मतलब बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। भाई जब तक मेरी बैलेंस शीट चलती रहेगी तब तक मेरा बिजनेस भी चलता रहेगा। जैसे मैंने बैलेंस शीट को खत्म कर दिया, मतलब मेरा बिजनेस भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो वी शुड ट्राई टू इमेजिन कि एक पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में आपको बेसिकली कौन कौन सा आइटम्स विजिबल होता है। ठीक है ना? अगर ये बात आपको समझ में आई तो आपको डिसोल्यूशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद में आप इसको ड्रॉ करना बैलेंस शीट को। एंड वी आर ट्राइंग टू इमेजिन द आइटम्स ऑन द एसेट एंड ऑन द लायबिलिटी साइड इन रिलेशन टू अ पार्टनरशिप। जनरली अपन उन आइटम्स को भी लिख रहे हैं जो आपने अभी तक के क्वेश्चंस में कवर अप किए हैं। ठीक है ना? मैं उसके अलावा कुछ नया आइटम नहीं लिखने वाला हूं। अभी ना बनाओ, पहले समझो। हाँ जी, अगर मैं एसेट साइड की बात करूं तो मेरे पास दो तरह के एसेट आ सकते हैं। एक तो फिक्स एसेट और दूसरे कौन से? करंट एसेट। तो अगर मैं लिस्टिंग करूं फिक्स एसेट्स का, तो व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स कैन बी फाइंड इन पार्टनरशिप? गुडविल आता है ना, गुडविल पहले से बुक्स में आता है। तो एक हमारे पास गुडविल आ सकता है। गुडविल के अलावा लैंड एंड
बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके अलावा क्या आ सकता है? प्लांट एंड मशीनरी। फिर क्या आ सकता है? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है, उसके अलावा मोटर व्हीकल आ सकते हैं। उसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन में पेटेंट्स भी आए हैं। ठीक है, जनरली ये सारा आपके पास में क्या होता है? फिक्स एसेट। लिस्ट एंडलेस है, बट अपने को सब कुछ नहीं लिखना, अपने को थीम समझना है बस अभी। तो ये 5-6 अगर अपन लिखेंगे समझ में आ जाएगा अपने को। इसके अलावा मेरे पास में क्या आ सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर मैं लिस्ट बनाऊं करंट एसेट्स की, तो जनरली आपके पास अभी तक कौन कौन से करंट एसेट आए? स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर्स। ठीक है, उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, एंड बहुत बार आया प्रीपेड एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड मेरे पास में आया अक्रूड इनकम। ये जनरली हमने करंट असेट्स ऑब्जर्व करे हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो ना तो फिक्स्ड हैं और ना ही करंट है, पर वो असेट में आ जाते हैं। कुछ आइटम आपको ऐसे याद है? ना तो असेट फिक्स्ड है, ना वो असेट करंट है, बट स्टिल वो असेट में शो हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक ऐसा आइटम है जो ना तो मेरे लिए फिक्स असेट है और ना ही मेरे लिए करंट असेट है, बट वो स्टिल बैलेंस शीट में आ जाता है। एक और ऐसा है, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब इसका बैलेंस मेरे पास में कौन सा हो? डेबिट का हो। तो ये सारा आइटम मुझे असेट साइड पर विजिबल हो सकते हैं एक पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब कॉपी करो आप इतना। बातें नहीं प्लीज।
कॉपीड? ठीक है, अब एक बार इसको इमेजिन करते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा, ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास में कैपिटल्स, तो कैपिटल्स अगर अज्यूम करें, तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड, तीनों की कैपिटल आएगी। कैपिटल के बाद में हमारे पास रिजर्व आ सकते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व। इस रिजर्व का एक और नाम क्या हो सकता है बताओ, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। सो जनरल रिजर्व और कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। उसके बाद में आपके पास और कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। उसके बाद एक और रिजर्व होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बैलेंस क्रेडिट होगा तो वो कहां पे आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा, राइट। मैंने यहां पे जो भी आइटम्स लिखे हैं, कैपिटल, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, WCR, IFR एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, क्या ये वाकई में लायबिलिटीज हैं क्या? एक बार जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये लायबिलिटी नहीं है, इनमें से कुछ भी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। ये लायबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब तो किसको बिलोंग करते हैं, पार्टनर्स को। वैसे अगर देखा जाए तो लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जब भी मैं वर्ड लायबिलिटी की बात करता हूं ना, तो मेरा जिक्र हमेशा एक्सटर्नल लायबिलिटीज की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिकली किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। इसको शो करना या मजबूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, असेट का मतलब होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट का मतलब क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो मैंने असेट तो सारे के सारे यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए, मैं लायबिलिटी नीचे लिखने वाला हूं। तो अगर मैं असेट में से लायबिलिटी को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, कैपिटल। यानी इनमें से एक भी चीज फर्म की लायबिलिटी नहीं है, ये सब तो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, किसका, ओनर का। और यहाँ पे ओनर कौन है, पार्टनर्स, ठीक है ना। तो मैं लायबिलिटी तो अब लिखने वाला हूं, राइट। तो लायबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो एक हमारे पास में आ गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जनरली अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो अभी तक ना हमारे पास एज सच कोई ऐसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आई नहीं है एग्जाम के अंदर, है ना। अपने क्वेश्चंस में भी नहीं दिखी अपने को। बट क्या क्या हो सकता है, एक तो बैंक लोन हो सकता है, ठीक है ना। एक आपके पास प्रोविडेंट फंड हो सकता है, जो बहुत रेयरली कुछ कुछ क्वेश्चंस में आया। ये आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मिल सकती हैं एग्जाम में। उसके अलावा अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो करंट लायबिलिटीज में हमें यूजुअली मिले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अलावा बिल्स पेबल मिला, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं एंड साथ में अनअर्न्ड इनकम्स हो सकते हैं, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। और एक और जो करंट लायबिलिटी हमको विजिबल होती है क्वेश्चंस में जनरली, वो होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। तो ये अभी तक के अपने सभी चैप्टर्स की हमने आइटम्स लिखे हैं बैलेंस शीट के, जो यूजुअली हमको मिला है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये आइटम के अब एंड हो चुके हैं, मतलब इसकी लिस्ट और भी आगे हो सकती है, बट जनरली हमने ये सारे आइटम्स ऑब्जर्व करे। नोट कर लो इसको भी। जल्दी से कॉपी करो। कॉपीड।
हाँ जी, अब आगे लिखना। इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, in dissolution of firms, our objective will be to shut down the business and close the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस को शट डाउन करना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीटली क्लोज करना है। अब अगर आप इस बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास तीन तरह के आइटम्स हैं, असेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो असेट को अगर मुझे मतलब शट डाउन करना है बिजनेस को, तो क्या करना पड़ेगा? असेट को तो बेचना पड़ेगा। बोलो, असेट को बेचना पड़ेगा। असेट को खरीदने वाले दो अलग अलग पार्टीज हो सकते हैं, या तो होंगे आउटसाइडर्स या होंगे हमारे पार्टनर्स। सही बात है या नहीं? भाई असेट को लेने वाले कौन लोग हो सकते हैं? या तो हमारे खुद के पार्टनर्स ले लेंगे असेट को, या फिर कोई और ले लेगा, कोई बाहर वाला ले लेगा। असेट को बेचकर अपन क्या इकट्ठा करेंगे? पैसा। उससे अपन क्या पे करेंगे? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को पे करने वाले भी दो लोग हो सकते हैं, तो फर्म खुद पे कर सकता है या फिर पार्टनर्स अपने आप से लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं। और जब ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद जो बचा कुचा पैसा है वो किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिसोल्यूशन का सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए? क्या सबसे पहले आप लायबिलिटीज को पेमेंट कर सकते हो क्या? नहीं। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले वी विल सेल ऑफ द असेट्स आइदर टू द पार्टनर्स और आउटसाइडर्स। उसके बाद वी विल पे ऑफ द liabilities and they will be paid by either by the firm or by the partners individually, and last में क्या होगा? settlement of their capitals। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब। ट्रीटमेंट ऑफ assets। ट्रीटमेंट ऑफ assets इनमें से कौन से आइटम असेट नहीं है? कौन सा आइटम असेट नहीं है? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये रियल असेट्स नहीं है, ये आपके लिए फिक्टिशियस असेट, यानी ये बेकार है बिल्कुल। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? असेट्स है। अब इन असेट्स में से मोस्ट लिक्विड असेट कौन से हैं? मोस्ट लिक्विड असेट कैश एंड बैंक। क्या आप कैश और बैंक को बेच पाओगे क्या? जो पहले से ही कैश के फॉर्म में है उसको तो बेच ही नहीं सकते। तो बिकने वाले आइटम्स कौन कौन से हैं? ऑल माय फिक्स असेट, ऑल माय करंट असेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ असेट्स का फर्स्ट पॉइंट, ऑल फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स except cash and bank, except cash and bank shall be closed down, shall be closed down। मुझे सारे फिक्स असेट को और करंट असेट को बंद करना है। ठीक है, बंद करने के लिए अपन एंट्री क्या बनाना चाहेंगे इस बात को समझना। इन असेट्स को आप बंद करना चाहते हो तो पहली बात तो इन सबके जो बैलेंसेस हैं वो डेबिट के बैलेंस होंगे या क्रेडिट के बैलेंस होंगे? डेबिट। सभी असेट्स के बैलेंस क्या होता है? डेबिट। याद करो ट्रायल बैलेंस। डेबिट में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड असेट्स। क्रेडिट में क्या क्या आता है? कैपिटल, इनकम्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और ड्राइंग्स कहां पे आती है? डेबिट में आती है। यानी इन सबके जो बैलेंसेस है वो क्या है? डेबिट बैलेंसेस हैं। अगर मुझे इसको खत्म करना है तो मुझे कैसे खत्म करना पड़ेगा? क्रेडिट करके,
यानी अगर मैं इन सभी आइटम्स को क्रेडिट कर दूंगा तो इन सबके बैलेंस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना, मतलब बुक से हटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आई वांट टू क्लोज माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए मुझे अपने असेट्स को रिमूव करना पड़ेगा अकाउंट्स की किताबों में से। अब रिमूवल भी असेट्स का दो तरह से होगा, एक तो होगा फिजिकल रिमूवल और एक होगा बुक्स में से रिमूवल। अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग को बुक्स में से रिमूव कर भी दूंगा तो भी फिजिकली तो लैंड एंड बिल्डिंग होगी ना। तो रिमूवल किताबों में से कैसे होता है, अकाउंट बंद करके, और फिजिकली कैसे होता है, उसको बेच करके, ठीक है ना। यानी सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले किताबों में से रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको फिजिकली भी रिमूव करूंगा, ठीक है। तो किताबों में से अगर मुझे असेट्स को रिमूव करना है तो जितने भी असेट्स के बैलेंसेस डेबिट में हैं मुझे उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये सब मेरे यहां से रिमूव हो जाएंगे। यानी डैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, डैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर फिक्सचर, टू मोटर व्हीकल, टू पेटेंट, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बीआर, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू अक्रूड इनकम्स। अब वो डैश अकाउंट क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। क्यों ओपन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। असेट्स को फिनिश करने पर आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। असेट्स को फिनिश करने पर फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान ना, मतलब आप एक बात समझो कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो असेट्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकी वैल्यू 10,000 है, ठीक है ना, किसी की 20,000 है, किसी की 30 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 200 है, किसी की 500 है, मैं इन सारे असेट्स को किताबों में से खत्म करना चाहता हूं। यानी जितने भी असेट्स की वैल्यू है उन वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूं, जीरो ना, तो मुझे नुकसान ही तो हो रहा है। तो मुझे नुकसान के लिए कोई अकाउंट डेबिट करना है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसे फिनिश करना है अकाउंट को, ठीक है। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे फर्म का कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक नया अकाउंट बनाना है, उस नए अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। सो यू विल बी डेबिटिंग रियलाइजेशन अकाउंट एंड यू विल बी क्रेडिटिंग ऑल दीज अकाउंट्स एक्सेप्ट व्हाट, कैश एंड बैंक। तो मेरी पहली एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल दी असेट्स, जो भी असेट्स हैं, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, एंड एक्सेप्ट दीज टू आइटम्स। कौन कौन से, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये मेरे लिए कौन सा असेट है, फिक्टिशियस असेट है, ठीक है। तो मैंने एंट्री बनाया रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू assets account। और मैंने assets account में लिखा है नोट 1। आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन नोट 1 को। all assets except cash, bank and fictitious assets shall be individually credited shall be individually credited। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लमसम एंट्री नहीं बना सकते। अगर आपने एंट्री बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, तो इस एंट्री को बनाने से क्या होगा कि जो आपके असेट के अकाउंट है वो इंडिविजुअली क्लोज नहीं हो पाएंगे। मुझे क्या करना है, मुझे हर अकाउंट को इंडिविजुअली क्लोज करना है, तो इसलिए मुझे हर अकाउंट को इंडिविजुअली क्रेडिट भी करना पड़ेगा। यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, मुझे सारे अकाउंट को लिखना है अलग अलग। बट क्या क्या नहीं लिखना, कैश नहीं लिखना,
बैंक नहीं लिखना, और फिक्टिशियस असेट्स को नहीं लिखना। दूसरी बात, जब मैं अकाउंट को क्रेडिट करूंगा तो मुझे क्रेडिट करने के लिए क्या चाहिए होगी? वैल्यू, मतलब कितनी वैल्यू पे उसे क्रेडिट करना है। तो आगे लिखेंगे द अकाउंट्स शैल बी क्रेडिटेड एट, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक तो वो वैल्यूज जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिखी हुई होंगी इन सब की आगे, दूसरी वो वैल्यूज जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होंगी, यानी कि मार्केट वैल्यूज, जो अभी तक हर क्वेश्चन में आती है, यानी रीवैल्यू करने वाली वैल्यूज। ठीक है, आप अपना माइंड अप्लाई करके बताओ कौन सी वैल्यूज पे एंट्री बननी चाहिए, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अगर आप बोलते हो कि सर मार्केट वैल्यू पे एंट्री बनाओ, तो क्या होगा इफेक्ट समझना है इसका। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का है आपकी किताबों के अंदर, जिसकी वैल्यू आज मार्केट में 75 लाख है। ठीक है, बुक्स में कितना है? 5 लाख, मार्केट की वैल्यू कितनी है? 75 लाख। अगर आपने एंट्री बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 75 लाख, तो आप एक बात समझो, डेबिट में कितना अमाउंट है? 5 लाख, और अभी क्रेडिट में कितना आ गया? 75 लाख। क्या आपका अकाउंट बंद हो पाएगा? नहीं, उल्टा लैंड एंड बिल्डिंग में अब डिफरेंस आएगा 70 लाख का, क्योंकि पहले से डेबिट में कितना है? 5 लाख, और अभी क्रेडिट कितना हो गया? 75 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग स्टिल अभी भी क्रेडिट में आएगा कितने अमाउंट से? 70 लाख से। क्या आपका पर्पस सॉल्व हो पाया? नहीं। अपना पर्पस क्या था? हमें अकाउंट्स क्लोज करना है। तो पहली बात तो आपको मार्केट वैल्यूज देखकर टेम्प्ट नहीं होना उसकी ओर। कोई बात नहीं, मार्केट वैल्यूज गिवन है तो गिवन होने दो। आपको क्या करना है? क्लोजर किससे करना है? बुक वैल्यूज से। क्योंकि अगर मैं बुक वैल्यू से क्लोजर नहीं करूंगा तो फिर उसमें क्या क्रिएट होंगे? डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, और मेरे अकाउंट्स कभी भी क्लोज नहीं हो पाएंगे। मेरा पर्पस क्या? अकाउंट्स को क्लोज करना है, इसलिए क्लोजर हमेशा हमेशा कौन सी वैल्यूज पे होगा? बुक वैल्यूज पे, यानी जो वैल्यूज किसमें लिखी हुई है? बैलेंस शीट में लिखी हुई है। विल बी क्रिएटेड एट बुक वैल्यूज ओनली। ठीक है, बुक वैल्यूज ओनली। और मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा इग्नोर मार्केट वैल्यूज, इग्नोर मार्केट वैल्यूज। ठीक है, अब एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे कैसे पॉइंट देंगे। कोई ऐसा असेट है जो इस बैलेंस शीट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, तो नीचे एक पॉइंट लिखा आया बैलेंस शीट के नीचे कि कंप्यूटर को हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे बैलेंस शीट में, और कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो 20,000 है। तो क्या आप कंप्यूटर के अकाउंट को भी यहां पे क्रेडिट करोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? जब वो अकाउंट बैलेंस शीट में है ही नहीं तो पहले से क्लोज ही तो है। तो करना क्या है? उसको क्लोज करके कैसे क्लोज करोगे बताओ? जो चीज बैलेंस शीट में ही नहीं है क्या वो कभी क्लोज हो सकती है क्या? नहीं ना। जैसे ही आपने एंट्री बनाई, पता है कौन सी एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो ये सारे असेट भी उसी लाइन में खड़े हो गए जहां पे क्या खड़ा है? कंप्यूटर, क्योंकि वो भी रिकॉर्डेड नहीं है। अब ये सब भी क्या हो चुका है? अनरिकॉर्डेड, क्योंकि मैंने एंट्री क्या बनाया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। तो मेरे जितने भी असेट्स रिकॉर्डेड थे वो अब सब किस में कन्वर्ट हो गए? अनरिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो गए। तो अगर किसी असेट की एंट्री मैंने नहीं बना रखी है, किसी एसेट को मैं रिकॉर्ड करना पहले से भूल गया था, अकाउंटिंग एरर हो गया था, तो उस एसेट को मैं यहां पे क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा, यानी उसकी एंट्री यहां पे नहीं बनानी। क्योंकि इस एंट्री को बनाने के बाद में जितने भी एसेट्स रिकॉर्डेड थे वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? अनरिकॉर्डेड हो चुके हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड asset, if there is any unrecorded asset, comma, it must be completely ignored for the purpose of above entry. For the purpose of above entry.
तो इस एंट्री का कंक्लूजन क्या हुआ? इससे दो इंपैक्ट हुए। जितने भी असेट्स के अकाउंट थे सिवाय इन 3 के, ठीक है, वो सारे के सारे अकाउंट्स क्या हो गए? क्लोज हो गए। और मेरे जितने भी असेट्स रिकॉर्डेड थे वो सब क्या हो चुके हैं? अनरिकॉर्डेड। यानी सारे के सारे असेट क्या हो गए? वैल्यूलेस हो गए। हुए या नहीं हुए? किसी की वैल्यू 10,000 थी तो 10,000 डेबिट में था, अब 10,000 क्या हो गया? क्रेडिट। असेट की वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी इस एंट्री को बनाने के बाद में माई ऑल असेट्स हैव बिकम वैल्यूलेस, क्योंकि असेट्स की बैलेंस शीट में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अब ये असेट किताबों के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते बट फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी ऑल द असेट्स हैव बीन अनरिकॉर्डेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। कंक्लूजन, on account of above entry, on account of above entry, comma, all the assets that have been credited have become unrecorded and valueless, have become unrecorded and valueless. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब अपन बात करते हैं असेट में रिमेनिंग आइटम्स की। व्हाट आर द रिमेनिंग आइटम्स? कैश, बैंक एंड दीज टू फिक्टिशियस असेट। अच्छा, अभी तक की आपने जो पार्टनरशिप पढ़ी उसमें आप इन आइटम्स के लिए क्या करते हुए आ रहे हो? बताओ। डिस्ट्रीब्यूट। किसके बीच में? राइट ऑफ करते हुए आ रहे हो। अभी भी राइट ऑफ करो। क्या एंट्री बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस। बट जैसे मैंने आपको राइट ऑफ का पॉइंट बोला तो आपका कहीं दिमाग यहां भी लग रहा होगा कि सर इसके भी सेम काम करते हुए आ रहे थे, गुडविल के लिए भी तो इसको भी तो राइट ऑफ कर रहे थे। गुडविल को राइट ऑफ करने का पहले ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था कि गुडविल को अपन बुक्स में शो नहीं करना चाहते थे। AS 26 के अकॉर्डिंग गुडविल कभी भी किताबों के अंदर नहीं आती जब तक कि वो गुडविल क्या नहीं हो? परचेज्ड गुडविल नहीं हो। और जनरली यहाँ पे जो गुडविल लिखी हुई है कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड है। ठीक है ना। अभी तो आप जो बिजनेस उसको कंटिन्यू नहीं करने वाले ना, उसको बंद करने वाले हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुडविल है वो आप चाहे उसको राइट ऑफ करो कि नहीं करो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि जो बिजनेस है वो क्या होने वाला है? शट डाउन होने वाला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस को आपने शट डाउन करा पर किसी और को बेच दिया आगे? तो जब किसी और को बेचोगे तो उससे गुडविल का पैसा नहीं मांगोगे? मांगेंगे ना। इसलिए गुडविल कहां पे जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, क्योंकि बिजनेस को बेचते समय आप उसकी गुडविल भी बेच सकते हो और गुडविल के बदले भी पैसा मांग सकते हो, यानी गुडविल भी रियलाइज होने के लायक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन? जिसके बदले आप पैसा मांग सकते हो, तो गुडविल के बदले भी पैसा मांग सकते हो। इसलिए गुडविल को राइट ऑफ नहीं करोगे और कहां ट्रांसफर करोगे? इन रियलाइजेशन अकाउंट। पॉइंट क्लियर होता है? बट एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन रेशो में क्या करते हैं? गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल AS 26 के अकॉर्डिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? बी पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ असेट का पॉइंट बी। ऑल फिक्टिशियस assets must be written off by transfer to partners capital or current account।
ऑल फिक्टिशियस असेट्स मस्ट बी रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसके लिए अपन जर्नल की एंट्री क्या बना सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट। ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी कि ये भी इंडिविजुअली शो होना चाहिए। कौन सी वैल्यू पे राइट ऑफ करोगे, बुक वैल्यू पे। राइट ऑफ एट बुक वैल्यूज एंड इन व्हाट रेशियो। अच्छा, यहां पे आप कभी ओल्ड रेशियो बोलोगे ही नहीं, क्योंकि न्यू रेशियो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो राइट ऑफ करना है बुक वैल्यूज पे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो भी रेशियो गिवन है, और अगर वो रेशियो नहीं हो तो फिर आपको इक्वल मान ही लेना है, 1:1:1। ठीक है, तो यहां पे कोई लॉजिक ही नहीं होगा ओल्ड रेशियो का और न्यू रेशियो का, क्योंकि बिजनेस हमें कंटिन्यू करना नहीं है, तो जो रेशियो है बस वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब तीसरा मेरा पॉइंट आता है कि सर इनका क्या करें, कैश और बैंक का, क्योंकि कैश और बैंक पहले से रियलाइज्ड हैं, तो वो कहां ट्रांसफर नहीं हो सकते, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या करोगे आप इनका, कैश बैंक बांटना तो बाद में है, मतलब पहले तो आपके पास में रहेगा। अभी ये जो फर्स्ट एंट्री मैंने बनाई एंट्री ए, इससे मेरे एसेट क्या हो गए, फिजिकली रिमूव हो गए, सॉरी बुक्स में से रिमूव हो गए। अगर इनको फिजिकली रिमूव करूंगा तो बेचना स्टार्ट करूंगा, तो जो कैश बैंक पहले से है उसमें और नया कैश बैंक ऐड होगा कि नहीं होगा। असेट्स को फिजिकली बेचेंगे तो नया ऐड होगा ना, और फिर उसके बाद में लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो उससे माइनस भी होगा। फिर जो बचा कुछ है वो किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा। और अगर नहीं बचा तो उल्टा पार्टनर्स अपने घर से और लेकर आएंगे कैश, क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, जब तक कि फॉर्म कौन सी ना हो, एलएलपी ना हो। व्हाट इज एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कैश और बैंक दोनों का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। यानी एक अकाउंट तो कौन सा मेंटेन हो रहा है अभी, रियलाइजेशन का, साथ में आप क्या मेंटेन करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अब या तो आप कैश और बैंक दोनों मेंटेन करो, या फिर आप दोनों में से एक ही मेंटेन करो। मैं हमेशा दोनों में से एक ही मेंटेन करवाता हूं। ऐसा क्यों होता है, जब फर्म बंद करोगे तो बैंक अकाउंट बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो बैंक अकाउंट आपने ओपन करा होगा वो किसके नाम पे ओपन करा होगा, बिजनेस के नेम पे, फर्म के नेम पे ओपन करा होगा, बिकॉज वो कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट तो हो ही नहीं सकता बिजनेस का। तो मैं क्या करवाता हूं बेसिकली अपने क्वेश्चंस के अंदर, सबसे पहले मैं बैंक का पैसा विड्रॉ करा लेता हूं और उसको कैश में ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, तो बैंक का अकाउंट बंद हो गया, अब सारी एंट्री किस में हो गई, कैश में। ये ऑप्शन नंबर 1 है। या ऑप्शन नंबर 2, पहले सारा का सारा पैसा या पेमेंट कहां मंगवा लो, बैंक के अंदर, फिर उसको लास्ट में क्या कर दो, बंद कर दो। सारी एंट्रीज कहां हो जाएंगी, बैंक के अंदर। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, या तो पहले बैंक को बंद कर दो और सारी एंट्री कैश में डाल दो, या पहले सब एंट्री बैंक में डाल दो, फिर लास्ट में उसको कैश में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट will be maintained separately. Cash or bank account will be maintained separately. Clear? एक लास्ट पॉइंट और समझ रहे हैं आज का, बस पॉइंट डी। ए, बी एंड सी एंट्रीज बनाने के बाद में क्या बैलेंस शीट में कोई भी आइटम एग्जिस्ट करेगा। अब ए, बी, सी की एंट्रीज बनाने के बाद में क्या बैलेंस शीट में कोई भी आइटम एग्जिस्ट करेगा। हाँ करेगा भाई, ये तो सारे आइटम एग्जिस्ट करेंगे ना, लाइबिलिटीज वाले। तो असेट में क्या करेगा एग्जिस्ट, कैश और बैंक। वेरी गुड, बाकी सब क्लोज हो गए, क्योंकि बाकी सब कहां से क्लोज हो गए, या तो रियलाइजेशन अकाउंट से, या फिर कहां से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से।
यानी ये जो मैंने एंट्री ए, बी एंड सी एंट्रीज बनाई है, उस एंट्रीज को बनाने के बाद में अभी भी सारे अकाउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन से? लेफ्ट हैंड साइड वाले, यानी कि लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा असेट में सभी आइटम्स बंद हो गए एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, क्योंकि लास्ट के अंदर बंद किए जाएंगे। ठीक है, अब हम असेट्स को फिजिकली बेच रहे हैं। कंफ्यूजन क्या होगा आपको एग्जाम में, किसी अगर असेट को बेचेंगे तो बेचेंगे कौन सी वैल्यूज पर? मार्केट वैल्यूज पर। और अगर किसी की मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो नहीं बेच पाएंगे, नहीं बेचोगे ना। मतलब उन्हीं असेट को बेच पाओगे जिनकी मार्केट वैल्यू गिवन होंगी, और जिनकी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं हो तो आप क्या मानोगे? आपने उसको नहीं बेचा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्या बुक वैल्यू पर नहीं बिक सकता क्या कोई असेट? तो फिर क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसको बेचने पर कितना पैसा आया, एट पार। एट पार का मतलब क्या? जितने का असेट था आपको उतना ही पैसा मिल गया। यानी अब असेट को किताबों से हटाने के बाद में हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हमें असेट्स को सेल करना है, फिजिकली सेल करना है, और उसके बदले हमें पैसा रियलाइज कराना है। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, द असेट्स क्लोज्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, the assets close to realization account should be realized in cash, should be realized in cash। ठीक है, आप नॉर्मली असेट को बेचने की एंट्री क्या बनाते हो? अगर असेट खरीदने की एंट्री, फर्नीचर खरीदने की एंट्री, अगर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक होती तो बेचने की एंट्री क्या बनते? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यहां पे आप किसी भी तरह के असेट को बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बना सकते हो क्या? मान लेते हैं मैं लैंड एंड बिल्डिंग को बेच रहा हूं 75 लाख पे, क्या मैं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग तो मेरे पास है ही नहीं, क्लोज हो चुका है। फिजिकली तो है, किताबों में कहां है? क्योंकि मैंने पहली एंट्री क्या बनाई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। यानी मेरे पास कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं बेचने की एंट्री क्या बनाऊं? पैसा तो आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और अब मेरे लिए पूरा पूरा फायदा हो गया। पहले तो मुझे कितना फायदा होता? ओनली 70 लाख का। कैसे? लैंड एंड बिल्डिंग किताबों में कितना आ रहा है? 5 लाख, और मार्केट वैल्यू क्या है? 75 लाख। अगर मैं इसको पहले बेचता तो मुझे फायदा ओनली कितने का होता? 70 लाख का। बट क्योंकि मैंने पहली एंट्री क्या बनाई? रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से? 5 लाख से, तो असेट की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब कितने बिक रहा है? 75 लाख में, तो पूरा का पूरा 75 लाख आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। और यहां पे प्रॉफिट और लॉस कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इनमें से मैं कोई सा भी असेट बेच दूं, सभी असेट को बेचने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किसी भी असेट को बेच दो, सबका एंट्री ये बनेगा, क्योंकि सारे के सारे असेट्स क्या हो चुके हैं? अनरिकॉर्डेड। अब मेरी किताबों के अंदर एक भी असेट नहीं है, सारे असेट गायब हो गए, और सारे असेट कौन सी वैल्यू पर आ गए? 0 वैल्यू पे। तो मुझे असेट को बेचने पर जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा मेरे लिए क्या होगा? प्योर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को अपन क्रेडिट करते हैं, बट क्रेडिट कौन से अकाउंट में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय कहां हो जाएगा? रियलाइजेशन में। और पैसा आने का एंट्री क्या बनेगा? कैश या बैंक। तो आप एंट्री बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नोट 2, entry will be made at market value। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या? एंट्री कौन सी वैल्यू पर होगी? मार्केट वैल्यू पर ही होगी। दूसरी बात, ओनली असेट्स फॉर विच इंफॉर्मेशन
about sale is available only assets for which information about sale is available, comma, shall be sold. जिन असेट्स को बेचने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है केवल उन्हीं असेट्स को बेच पाओगे, जिनके बारे में बेचने की इंफॉर्मेशन नहीं है उसे इग्नोर करोगे। तो आप बोलोगे सर फिर क्या होगा इग्नोर करने पर? भाई किताबों से खत्म हो गया, फिजिकली अभी भी है तो रहने दो उसको फिजिकली। अपने घर में बहुत सारा कचरा नहीं पड़ा होता क्या? अब वो पड़ा हुआ है, बिक भी नहीं रहा। कोई पुराना फोन रखा हुआ है, 15,000 का फोन लिया था, अब नया फोन लेकर आ गए, ठीक है। अब वो पुराना फोन आप बेचने गए, वो बोल रहे 600 रुपए मिलेंगे, तो आपकी बेचने की इच्छा भी नहीं है, बोले पड़ा रहने दो, छोड़ो ऐसे ही, कभी किसी को दान कर देंगे ऐसे ही। तो बस रहने दो उसको ऐसे बिजनेस के अंदर। जो आपके बिजनेस को खरीदेगा उसके पास में वो ऐसे चैरिटी रखा रहेगा। या फिर कभी आपकी इच्छा हुई तो सारा सामान आपने इकट्ठा करके उसको जंक में डाल दिया, कबाड़ी वाले को दे देना, ठीक है ना। तो सोचने की जरूरत नहीं है कि सर जिनको अपन नहीं बेच पाए वो कोई बात नहीं, पड़े रहेंगे, किताबों से फिनिश हो गए ना। पर्पस क्या था? किताब से फिनिश करना है, ठीक है। तो जो बिक गए वो बिक गए, जो नहीं बिक पाए वो एज इट इज अपनी बुक्स में नहीं है, बुक्स में नहीं है बट फिजिकली अभी भी हैं, तो ऐसा जंक आइटम वो पड़े रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? बाद में कंटिन्यू करते हैं इसको।